स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं और लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। वहां से हमने सॉल्यूशन को डिफाइन करना सीखा कि सर सॉल्यूशन का असल में मीनिंग क्या है। हालांकि जो डेफिनेशन हम पहले पढ़ते थे वो कंप्लीट नहीं थी, वो इनफ नहीं थी हमारे लिए, है ना, बिकॉज हम थोड़े से अपना लेवल बढ़ चुका है, अब तो वो छोटे बच्चों वाली बातें हमको नहीं करनी। तो वहां पे हमने सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था, सॉल्यूशन को समझा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की कहानी भी समझी थी, हमें क्या पढ़ना है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हालांकि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, समझना इस बात को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी बहुत। हालांकि ये टॉपिक आपने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा होगा ऑफिस से पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा हम पढ़ाएंगे, है ना। और बहुत सारी चीजें इसमें बहुत अच्छी अच्छी भी हैं जो हम ऐड करेंगे जो आपने नहीं पढ़ी होगी। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि सर जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ये है जो लिखा हुआ है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए या इसको एक्सप्रेस हम बेटा जी कई तरीके से कर सकते हैं। इस टर्म को एक्सप्रेस हम कई तरीके से कर सकते हैं। कई तरीके से मतलब कि आप बेटा जी इसे परसेंटेज के टर्म में भी समझ सकते हो, परसेंटेज की टर्म में भी हम समझेंगे इसे। इसको हम मोलैरिटी की टर्म में भी समझेंगे कि सर मोलैरिटी की कहानी क्या रहेगी इसमें। इसको हम मोलैलिटी की टर्म में भी समझेंगे कि मोलैलिटी क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका मतलब है। मोलैलिटी के बाद मोल फ्रैक्शन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है, मोल फ्रैक्शन। इसको भी हम समझेंगे कि सर मोल फ्रैक्शन की कहानी क्या है। मोल फ्रैक्शन के बाद बेटा जी हमारे पास पीपीएम भी एक टर्म है जिसको पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं। पीपीएम के बाद एक और टर्म है जिसको हम बेटा जी नॉर्मैलिटी कहते हैं, नॉर्मैलिटी। ठीक, तो ये सारी टर्म्स हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का ही एक तरीका है। ये सब बता क्या रही है आपको, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं, चाहे वो परसेंटेज वाली हो, मोलैरिटी हो, मोलैलिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो, पीपीएम हो, नॉर्मैलिटी हो। अगर मैं इस परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज का भी बेटा जी 3 तरीके का फिनोमिना रहता है। या तो आप मास बाय मास परसेंटेज की बात करेंगे, या फिर आप मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे, या फिर आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। यहां पर भी अगर सॉल्यूशन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो हमें ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इसका इतना इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है बिकॉज हम लिक्विड सॉल्यूशन की कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमेशा सॉलिड के लिए रहेगा कि सर आपका सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर की कहानी अगर जाननी है तो उसके लिए परसेंटेज फिनोमिना रहता है। तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मैलिटी सब आप बेटा जी सॉल्यूशन के अंदर पढ़ोगे। मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूं सारी कहानी को, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और मुझे इसे रफ करने दो, ठीक है। चलो अब हमने बेटा जी इसको रफ कर दिया और रफ करने के बाद सबसे पहले लिख लिया परसेंटेज का खेल। सबसे पहले लिख लिया परसेंटेज का खेल, समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमने लिखा कि सर हम परसेंटेज वाले को पढ़ते हैं, परसेंटेज वाले को पढ़ते हैं। तो परसेंटेज वाले को पढ़ने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई है, या तो मास बाय मास सीख लो, मास बाय मास परसेंटेज, इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। हो सकता है कभी आप जेईई मेंस में क्वेश्चन कर रहे हो और वो आपका एग्जाम में आ जाए, नीट एग्जाम में, उनमें तो कर लोगे। दूसरा हमारा क्या है सर, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तीसरी बात है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। सबसे पहले मैं आपको इनके फॉर्मूले बता देता हूं। अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा जी कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, समझो ये है हमारे पास, इनटू 100 बिकॉज आप परसेंटेज निकालना चाहते हो। अगर मैं मास बाय वॉल्यूम की बात करूं तो मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा सर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये कैलकुलेट कर देगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा हमारे पास है कि सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा एक बात और मैं यहाँ इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हो कि सर ये जो मैंने कंसेप्ट लिखा है, मान लो कि आपके पास ये आपने यहाँ पे वाटर फिल कर लिया, यहाँ पे आपने क्या कर लिया वाटर, ये छोटी क्लास का कंसेप्ट है आपको पता होगा। यहाँ तक मैंने मान लिया कि सर वाटर का ये जो वॉल्यूम है ये 1 लीटर है, 1 लीटर आपने पानी ले लिया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया बेटा जी, इसके अंदर मैंने एक सॉलिड सॉल्यूट को डाला, सॉलिड सॉल्यूट को इसके अंदर मिक्स कर दिया, मतलब मान लो 10 ग्राम मिक्स कर दिया। 10 ग्राम मैंने क्या करा, सॉलिड सॉल्यूट को इसके अंदर मिक्स कर दिया। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सर इसका क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब ये जो सॉल्यूशन बनेगा आफ्टर डिसॉल्विंग द 10 ग्राम ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, क्या उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम पर कोई फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से देखो कि सर इनिशियली तो हो सकता है कि जब ये सॉल्यूट इसके अंदर जाए तो इनिशियली थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, लेकिन जैसे ही ये सॉलिड सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होंगे तो डिसॉल्व होने के बाद उसका वॉल्यूम वही होगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था। बिकॉज सॉल्वेंट के बीच में सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। तो उस स्पेस में क्या होता है कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम को ये अफेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड मिक्स है किसी लिक्विड के अंदर तो वहां पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कह सकते हैं कि सर वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो अगर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा है तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसमें घबराइए नहीं बिल्कुल भी, है ना। वो पॉसिबिलिटी है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन दिस केस। इस केस में सिर्फ इस केस की कहानी है ये, बाकी में चेंज होगा। तो ठीक है, ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए परसेंटेज के। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, मैं मीनिंग पे फोकस करता हूँ, फॉर्मूले का कुछ नहीं है। अगर आप उसके मीनिंग को समझ गए तो फॉर्मूला बेटा कुछ भी नहीं है। आप समझो क्यों नहीं है कुछ भी, ध्यान से देखो। अगर मैं इस मास ऑफ सॉल्यूट, ये मैंने कहा कि सर मेरे पास 0.1 मास बाय मास परसेंटेज प्रेजेंट है, मेरे पास 0.1 मास बाय मास प्रेजेंट है किसका, कॉपर का, इन गोल्ड के अंदर, एयू के अंदर, एयू सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड का जो आपके पास सॉल्यूशन है उसके अंदर 0.1 मास बाय मास परसेंटेज आपके पास कॉपर है। ये क्या कहना चाह रहा है, इस बात को समझो। ये आपसे कहना चाह रहा है कि सर मेरे पास 0 पॉइंट, क्योंकि ये देखो मास बाय मास परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज इन रेस्पेक्ट टू मास आपको गिवन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सर 0.1 ग्राम कॉपर आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझो, अगर मेरे पास 0.1 मास बाय मास परसेंटेज गिवन है तो ये क्या कहना चाह रहा है कि सर 0.1 ग्राम कॉपर है कितने सॉल्यूशन में से, 100 ग्राम सॉल्यूशन में से। ये क्वेश्चन दे दिया मास बाय मास परसेंटेज, यहां कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि इस टर्म का पूरा मतलब यही है। फॉर्मूले पे फोकस नहीं कि सिर्फ हमें फॉर्मूला पढ़ना है, हमें उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आना चाहिए कि वो फिजिकली क्या बात कहना चाह रहा है इसके अंदर। मैथमेटिकल, हम मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें सारी बात मैथ्स में नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकल फिजिकल ऑक्यूरेंसेस के हिसाब से भी कुछ डिस्कशन करना है। ओके, दूसरी चीज की सर यहाँ पे ये दे रखा है मुझे, इसका क्या मतलब, इसका भी एग्जाम्पल मैं ले लूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मास बाय वॉल्यूम शुगर है इन सॉल्यूशन, आपके सॉल्यूशन है शुगर का, उसके अंदर कितना है मेरे पास 2 मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है। तो इसका मतलब क्या समझो, वो ये कह रहा है कि सर 2 ग्राम शुगर आपकी प्रेजेंट है, 2 ग्राम मतलब 2 ग्राम चीनी आपकी प्रेजेंट है, कितने, 100 ml वाटर में या सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में या वाटर में, क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की वॉल्यूम यहाँ पे सेम रहेगा, तो आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो सॉल्वेंट भी कह सकते हो, एक ही बात है। ओके, तो 2 ग्राम शुगर आपकी प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में या फिर 100 ml सॉल्वेंट में, एक ही बात है। तीसरा यहाँ पे दे रखा है, तो अगर मैं इसको कहूँ कि सर मेरे पास 3 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन के अंदर,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर 3 ml C2H5OH प्रेजेंट है कितने 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो बेटा जी ये फॉर्मूले तो ठीक है अगर आपको याद है, लेकिन इनका जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो ये नीचे वाला पार्ट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये परसेंटेज फिनोमेना आपसे कहना क्या चाह रहा है। अब बात आएगी कि सर ये क्या इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? नहीं, अगर इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं तो बेटा जी कोई भी कर देगा, फिर तो मतलब 12th क्लास में आने का कोई फायदा ही नहीं है कि अगर इतने सिंपल क्वेश्चन दे दिए जाएं। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनके इंटर कन्वर्जन के, कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, या फिर बेटा जी इसको डायरेक्टली इसमें कैसे कन्वर्ट करें, या इनको आपस में इंटरचेंज कर लो, भाई ये इसमें कन्वर्ट कर लो, ये इसमें कन्वर्ट कर लो, ये इसमें। तो इन तीनों टर्म्स को हमको इंटर कन्वर्जन आना चाहिए कि सर हम इंटर कन्वर्ट इनको कैसे करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं समझाता हूं कि कैसे हम इनका इंटर कन्वर्जन करेंगे। ले लिया, चलो अब ध्यान से देखो कि सर अगर मुझे इनका इंटर कन्वर्जन समझना है, अगर मुझे इनका इंटर कन्वर्जन समझना है तो उसका क्या मतलब है, कैसे हम करेंगे। तो मैं आपको इतना सिंपल सी ट्रिक एक बता दूंगा, एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला दे दूंगा कि आप बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके का सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास सर 0.5 या 0.5 छोड़ो, आप 5 ले लो कि 5 मास बाय मास परसेंटेज गिवन है किसी भी चीज की। वो कह रहा है कि सर इसे कन्वर्ट करो मास बाय वॉल्यूम में, कि ये मास बाय वॉल्यूम में कितना होगा अगर ये मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है। तो अगर मुझे इनका इंटर कन्वर्जन चाहिए तो बेटा जी यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म अराइज होगी, जब तक वो टर्म मुझे नहीं पता होगी तब तक मैं इनको इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो टर्म मेरे पास क्या है, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी। कि सर अगर आप चाहते हो कि मैं इनको इंटर कन्वर्ट करूं तो ये डेंसिटी आपको गिवन करनी पड़ेगी, ये मुझे बताना पड़ेगा कि डेंसिटी कितनी है, क्योंकि डेंसिटी बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, चलो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी भी हद में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर आप इस मेथड को यूज करोगे, इसी के हिसाब से चलोगे तो आप मतलब बिना एरर के 100% एक्यूरेसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या है वो? है बेटा जी मेरे पास मैट्रिक्स मेथड, वो है मेरे पास मैट्रिक्स मेथड, समझो, वो है मेरे पास मैट्रिक्स मेथड। ध्यान से देखो, मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले तो आप 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लो। 3x3 की आपने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, 3x3 की हमने बेटा जी क्या बना ली? एक मैट्रिक्स बना ली। ध्यान से देखना, अब यहां देखो कि सर इस पे इसे मास मान लो, मतलब ये मेरे कॉलम है, इसको मैंने मान लिया वॉल्यूम, और इसको दे देता हूं मैं डेंसिटी वाली जगह। मतलब ये पूरा का पूरा मास की बात कर रहे हैं, इस कॉलम में वॉल्यूम की बात करेंगे और इस कॉलम में डेंसिटी की बात करेंगे। इस पूरे के पूरे हॉरिजॉन्टली जो मेरे पास है इसके अंदर बेटा जी हम बात करेंगे सॉल्यूट की, सॉल्यूट को आप A मान लीजिए। हम बात करेंगे सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट को आप B मान लीजिए। हम बात करेंगे बेटा जी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन को आप S मान लीजिए। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का मास, यहाँ सॉल्यूट का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूट की डेंसिटी, यहाँ सॉल्वेंट का मास, यहाँ सॉल्वेंट का वॉल्यूम, यहाँ सॉल्वेंट की डेंसिटी, यहाँ सॉल्यूशन का मास, उसका वॉल्यूम, उसकी डेंसिटी। तो इतनी बात समझ में आ गई किस तरीके से फिक्स करनी है। अगर मैं पहले आपसे ऐसे बात कर लेता हूं कि सर अगर आपको सॉल्यूट का मास पता है, आपको सॉल्वेंट का मास पता है, तो आप सॉल्यूशन का मास निकाल लोगे, निकाल लोगे भाई, इसमें क्या है, वो तो बहुत सिंपल सी कहानी, निकाल लोगे। मतलब अगर आपको इस तरीके से कोई भी दो चीज पता है, अगर ये दोनों पता है तो आप ये निकाल लोगे, ये दोनों पता है तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे। मतलब हम जानते हैं कि सर S इज इक्वल टू A प्लस बी, मतलब हम मास की बात कर रहे हैं। मैं लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेते हैं कि सर MS इज इक्वल टू MA प्लस MB, भाई ये तो हम जानते हैं, ये तो होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि सर सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहां पे भी अगर मुझे दो टर्म्स पता है तो तीसरी टर्म मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सर कि वॉल्यूम ऑफ S इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B। क्या
इसी तरीके से मैं डेंसिटी को भी सॉल्व कर सकता हूं। क्या इसी तरीके से मैं डेंसिटी को भी सॉल्व कर सकता हूं? मतलब क्या ये पॉसिबल है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए प्लस डेंसिटी ऑफ बी? सोचो जरा, मुझे सोच के इसका आंसर करो। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा हो सकता है सर। और अगर आपके दिमाग ने कहा कि ऐसा हो सकता है तो पढ़ाई छोड़ो, दूध का काम करना स्टार्ट कर दो। कैसे सर, कैसे? देखो मैंने क्या करा बेटा जी, मैंने एक भगोना ले लिया। उस भगोने के अंदर बेटा जी मैंने 2 लीटर दूध ले लिया, 2 लीटर मिल्क है मेरे पास, ठीक है। आप देख रहे हो कि सर 2 लीटर मिल्क की कुछ तो डेंसिटी होगी, मैंने मान ली वो डेंसिटी x है। मैंने क्या करा कि सर ये यहां तक आ रहा है 2 लीटर मान लो दूध, यहां तक आपका 2 लीटर मिल्क यहां तक आ गया बेटा जी आपका। अब मैंने क्या करा कि सर दूसरा मेरे पास एक पॉट है, दूसरा मेरे पास एक पॉट है। इस पॉट के अंदर बेटा जी मैंने पानी ले लिया, 1 लीटर पानी ले लो, पानी ज्यादा मत लो, 1 लीटर बेटा जी मैंने यहां पर H2O ले लिया। और अगर वाटर लिया है तो सर डेंसिटी तो वाटर की भी होगी ना। मैंने मान ली कि सर इसकी डेंसिटी y है, इसकी डेंसिटी y है। आप ये तो जानते हो कि सर डेंसिटी ज्यादा होगी, तो कहने का मतलब कि वो सॉल्यूट उसके अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा, मतलब चीजें गाढ़ी होंगी, है ना, डेंस होंगी। डेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़, गाढ़ा होना। तो अगर मैं इस पानी को बेटा जी इस दूध के अंदर मिक्स कर दूं तो आपका पूरा सॉल्यूशन 3 लीटर का हो गया, ठीक है। वॉल्यूम बड़ा है, मना नहीं कर रहा मैं, डिनाई नहीं कर रहा, वॉल्यूम बड़ा है। लेकिन ये देखो कि सर इसमें वॉल्यूम तो बड़ा है, लेकिन अगर मैं इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर x प्लस वाई डेंसिटी हो गई, इसकी x प्लस वाई डेंसिटी हो गई। तो देखो ध्यान से समझो, आपने दूध लिया, उसमें आधा पानी मिला दिया, दूध और गाढ़ा हो गया आपके अकॉर्डिंग। तो अगर ये आप कह रहे हो कि सर ये पॉसिबल है, तो अगर इनको ऐड करने से इनकी डेंसिटी जुड़ जाए तो दूध गाढ़ा हो जाएगा। फिर तो पता ही नहीं चलेगा किसी को कि कितना पानी मिला, जितना पानी मिलाओगे उतना गाढ़ा दूध हो जाएगा, है ना। फिर तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस ही नहीं है बेटा, सब काम छोड़ के यही काम कर लो फिर तो। अब देखो कि सर अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि ये इक्वल नहीं होंगे, मतलब डेंसिटीज को आप इसकी तरह नहीं रिलेट कर सकते, इनकी तरह नहीं जोड़ सकते। क्यों? बिकॉज डेंसिटी बेटा जी क्या है, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे है सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी समझ लो। अगर आपको याद हो तो थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा था कि डेंसिटी वैसे होती क्या है सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती क्या है कि मास और वॉल्यूम का रेशियो है। तो अगर मैं मास की बात करूं तो मास तो सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वॉल्यूम भी क्या थी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। वहां हमने पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दोनों की दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रेशियो की बात करेंगे तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि सर डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है अमाउंट पे, नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। कि ये सर अमाउंट पे किसी भी हालत में डिपेंड नहीं होगी, मतलब नहीं डिपेंड होगी तो इसका एडिशन ही पॉसिबल नहीं है, नॉट एडिशन। और अगर एडिशन पॉसिबल नहीं है तो ये वाला काम नहीं हो सकता। गलती मत करना, है ना, गलती से तो बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा, लेकिन ये गलती होगी नहीं। अब सर ये तो नहीं होगा, ये तो हमने क्लियर कर लिया सर, ये इक्वेट नहीं करेगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर मुझे मास पता है, वॉल्यूम पता है, मैं डेंसिटी निकाल सकता हूं, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब इन दोनों में से, इन तीनों में से अगर 2 टर्म कोई पता है, तीसरी कैलकुलेट कर लूंगा। इन तीनों में से 2 पता है, तीसरी कैलकुलेट कर लूंगा। सेम कहानी है, सॉल्यूशन के लिए भी ऐसा ही मैं कर सकता हूं। तो यहां पे तो ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चलूं तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सब काम करेंगे। अब आपका क्वेश्चन क्या था, देखो ये दे रखा था 5% मास बाय मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 5 ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। भाई यही तो मतलब है इसका। आपको सिर्फ मतलब देखना, फॉर्मूले से कहानी नहीं बनेगी। तो यहां पे आपको क्या क्या दे रखा है, यहां पे 5 ग्राम सॉल्यूट दे रखा है। आप यहां लिख दोगे सर 5 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने, 100 ग्राम। तो ये आपने निकाल लिया, कितना आ गया 95 ग्राम। भाई इतना काम तो कर लोगे, इतने तो तुम बड़े हो गए हो। चलो अगर हमने ये काम कर लिया बेटा जी, ये काम हमने कर लिया, तो अब दूसरी जरूरत आपको किसकी पड़ेगी? दूसरी जरूरत हमें पड़ेगी सर ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब है कि कितना मास प्रेजेंट होगा वॉल्यूम के अंदर, है ना।
कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा वॉल्यूम, तो सॉल्यूट का मास तो आपको दे रखा है, आपको चेंज क्या करना है, आपको ये सॉल्यूशन का जो ग्राम मास है इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। मतलब अगर आपको बेटा जी वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, सॉल्यूशन का, मतलब ये वाली टर्म आपको पता चल जाए, अगर आपको ये वाली टर्म पता चल गई तो आप क्या निकाल सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगा के आप इसको कैलकुलेट कर लेना। चलो देखो, अब आपको इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी सर, इसकी, तो आप इसमें मुझे डेंसिटी गिवन दो, मैंने कहा कि डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी आपको दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml, बेटा जी आपको डेंसिटी दे दी मैंने। चलो तो डेंसिटी आप सॉल्यूशन की मैंने डेंसिटी दे दी, कितनी आ रही है सॉल्यूशन की डेंसिटी सर, 1.5 ग्राम पर ml मैंने आपको डेंसिटी दे दी। तो अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, कि सर हम जानते हैं कि सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना प्रेजेंट है सर सॉल्यूशन का 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी प्रेजेंट है 1.5 ग्राम, इसको रख लो, ये आपके पास क्या निकल गया, वॉल्यूम निकल गया सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम कितना आ गया सर, वॉल्यूम यहां लिख देंगे हम, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है 100 अपॉन 1.5। अब क्या चाहिए सर, अगर मुझे ये टर्म निकालनी है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूट का मास, अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्या चाहिए सर, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, इनटू 100। सर क्या नहीं है आपके पास वो बताओ मुझे, सब कुछ है। मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम है सर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो इतना आ गया 100 अपॉन 1.5, इसको ले जाओगे ऊपर तो ये 1.5 आ जाएगा, इनटू 100 कर लो भैया कैलकुलेट, कि 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 5 5 से 25, 2 5 एकम 5 और 2.7, 7.5 आपके पास ये आ जाएगा, इतने परसेंट आपके पास होगा बेटा जी, क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इतना होगा, मतलब 7.5 ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हम इस तरीके से सब कैलकुलेट कर लेंगे, तो कर लोगे इसका कन्वर्जन। बाकी मैं क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन सीरीज में कराऊंगा, जब एमसीक्यू का पूरा फिनोमिना मैं एक लेकर आऊंगा आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा एमसीक्यू के, तो उसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दो, कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से ना आप भटकोगे नहीं। अगर आप इस मैट्रिक्स मेथड को ना करो, आप नॉर्मली भी निकाल लोगे क्वेश्चन, लेकिन वहां पे क्या है कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास है, तो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर आप इस तरीके से मैट्रिक्स ड्रॉ करके करोगे तो बेटा जी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी आपकी मर्जी कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। ठीक है, चलो अब ये सर हमारे पास अभी तो सिर्फ हमने क्या सीखा है, अभी तो हमने सिर्फ परसेंटेज का फिनोमेना सीखा है, परसेंटेज की कहानी सीखी है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अब आ जाता हूं बेटा जी मैं मोलैरिटी पे, अब आता हूं मैं किस पे, मोलैरिटी पे, समझो। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, ठीक है, चलो मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो ये है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो यहां पे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये याद रखना कि यहां पे जो वॉल्यूम लोगे उसकी यूनिट आपकी बेटा जी लीटर होगी, बाकी आपको कुछ नहीं करना। तो ये मेरे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी कैलकुलेट करने का, इससे हम यूनिट भी निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल को हमने लिख दिया मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर आप कह सकते हो इसकी यूनिट है। ठीक है, तो इतनी बात हमने देख ली। अच्छा, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तक पहुंचना डिफिकल्ट नहीं है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तक पहुंचना डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट है नंबर ऑफ मोल में, वो आपको घुमाएगा नंबर ऑफ मोल में। तो नंबर ऑफ मोल की अगर मैं बात करूं, मैं नंबर ऑफ मोल की बात करूं, नंबर ऑफ मोल की बात करूं, तो हमने सर नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं। जैसे अगर गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर आपके पास गिवन मास कैलकुलेट है कि कितना मास है उस सॉल्यूट का, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। मान लो कि आपको ये डेटा उसने नहीं दिया, आपको दिया है उसने कि सर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो जो सॉल्यूट के हैं, तब आप क्या करोगे, तब फॉर्मूला लगाना सर कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। अगर जितने भी पार्टिकल्स आपको दिए हैं
एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो बेटा जी, इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो नंबर ऑफ मोल के बराबर आएगा। और ये तो आप जानते ही होंगे सर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इसकी वैल्यू है ना, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि सर मैं नंबर ऑफ मोल निकाल सकता हूं, मैं नंबर ऑफ मोल निकालने का मुझे सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता है तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि मेरे पास एक 50 लीटर गैस है, आइडियल गैस है, चलो 50 लीटर बेटा जी एक आइडियल गैस है। बताओ आइडियल गैस ऑफ हाइड्रोजन है, चलो मुझे बताओ कि इसका मोल कितना होगा। 50 लीटर आइडियल गैस ऑफ हाइड्रोजन है तो इसके कितने मोल प्रेजेंट होंगे। अब आप दिमाग लगा लो कि सर ना तो गिवन मास दे रखा, ना मोलर मास तो चलो हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, गिवन मास नहीं है तो ये फॉर्मूला फिट नहीं हुआ। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल भी नहीं दे रखे तो सर ये भी फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, यहां तो कुछ वॉल्यूम की कहानी दे रखी है, 50 लीटर क्या दे रखा है, वॉल्यूम। चलो अब हम इसको समझते हैं। तो सर यहां पे हम क्या करते हैं कि यहां पे अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम की टर्म में वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि कितने, वॉल्यूम की टर्म में अगर वो आपसे पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तब नंबर ऑफ मोल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि सर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, जितने भी लीटर है, अपॉन 1 मोल गैस का वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला मिल गया नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने का। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि सर टोटल वॉल्यूम तो गिवन है 50 लीटर, लेकिन मैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस का STP पर कैसे कैलकुलेट करूं, तो इसको तो मुझे देखना पड़ेगा। तो चलो मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रफ करता हूं, ले लिया, ठीक है। चलो अब देखो बेटा कि अगर मुझे ये बात समझनी है कि सर अगर मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है, ध्यान से देखो कि मेरे पास क्या है सर, मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है, और वो कोई सी भी गैस हो सर, हाइड्रोजन ही नहीं, इस दुनिया के अंदर कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम क्यों, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी, अगर मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है और अगर मैं उससे STP पर ले रहा हूं, STP का मतलब क्या है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर आपका 1 बार होना चाहिए। गॉट इट। तो ये है हमारे पास। अब अगर बेटा जी मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं तो आप जानते हो कि सर जितनी भी आइडियल गैसेस हैं वो एक इक्वेशन को फॉलो करती हैं, और वो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं यहां से वॉल्यूम की टर्म को निकालूं तो nRT अपॉन P आ जाएगा। ध्यान से देखना, ये मेरे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। मेरे पास N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, P प्रेशर है। तो देखो टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, नंबर ऑफ मोल 1 मोल के लिए निकालना है तो R की जरूरत पड़ेगी ना। तो R के बारे में तो आप जानते होंगे कि सर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है ना, ATM लीटर में भी होती है, जूल पर केल्विन मोल में भी होती है, कैलोरी पर केल्विन मोल में भी होती है। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करा कि सर हमने इसकी एक वैल्यू रख ली, N तो 1 है हमारे पास, R हमने ले लिया 8.321, N2 टेम्परेचर आपके पास 298 केल्विन है और प्रेशर आपको 1 बार दे रखा है। ठीक है, 1 ATM में कन्वर्ट करोगे 1.001 समथिंग आ जाएगा, मैं 1 अप्रॉक्स कर ले रहा हूँ। तो यहां से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे बेटा जी 22.7 आ जाएगा। बहुत सारी बुक में ये वॉल्यूम 22.4 भी दे रखा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये पुरानी कहानी है, ये नई कहानी है। पुरानी कहानी में क्या था कि हम जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर था उसको 1 ATM कंसीडर करते थे, अब 1 बार मान रहे हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन है जिस वजह से चेंज आ गया, लेकिन ये नाउअडेज के हिसाब से बहुत सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास क्या है सर, ये 1 मोल आपके पास कोई भी आइडियल गैस हो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मान लो कि आपको हाइड्रोजन गैस फिल करनी है 1 मोल, तो अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस को फिल करना चाहते हो तो आपको 22.7 लीटर का, ये लीटर में है, 22.7 लीटर का सिलेंडर चाहिए, उसी के अंदर बेटा जी इतनी गैस ऑक्यूपाई होगी, इतना वॉल्यूम चाहिए। अब चाहे वो 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल नाइट्रोजन हो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, 1 मोल गैस को ऑक्यूपाई करने के लिए इतना वॉल्यूम आपको चाहिए। तो सर क्या हो गया कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है तो टोटल वॉल्यूम
लीटर में ही लेना है, टोटल वॉल्यूम लीटर में अपॉन स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 22.7 लीटर में, ये भी लीटर में है। तो अगर मैं यहाँ से ये वैल्यूज लगा दूं तो आप नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। सर आ गया, कितना आ रहा है 50/22.7, कर दो, काम खत्म, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करने।